स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट भारत एक सामान्य परिचय। तो आज हम आगे चल पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझ लिया कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है। तो पिछले हम पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप का क्या है, एक विशिष्ट भूभाग है। लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातली स्वरूप एक समान है? इस पाठ में हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और धरातली बनावट की विभिन्नता और विशेषता का पर चर्चा करेंगे। यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं आगे उसमें हम ये जानेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और जो धरातली बनावट है क्या वो हर जगह एक समान है और इसकी क्या क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति और उन भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी को भी हासिल करेंगे जिनके कारण वर्तमान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिदृश्य का निर्माण हुआ है। और साथ में यह भी जानेंगे कि ये जो वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो आज के परिदृश्य में उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से जो है मानव द्वारा जो है हो रहा है। और हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि अलग अलग भौगोलिक परिवेश में मनुष्य ने अपनी आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का किस प्रकार से जो है उपयोग किया है। तो जो और यह भी जानेंगे कि जो मनुष्य है वो अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है प्राकृतिक संपदा का उपयोग जो है अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस प्रकार से जो है किया है, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उदाहरण के लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जनजीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कृषि नदियों का जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र होता है और यहाँ जो है मुख्य रूप से कृषि कार्य जो है किया जाता है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के लोग कृषि के अलावा वन उत्पादन और खनन उद्योग पर अपनी आजीविका निर्वहन करते हैं। यानी कि जो छोटा नागपुर के जो लोग हैं वो लोग जो है वन उत्पादन और जो खनन है वहाँ के उन पर उनकी आजीविका जो है निर्भर करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है तो यहाँ के लोग जो है वन के जो उत्पादन है और यहाँ जो भी खनन होता है उनकी जो आजीविका है उनकी वो यहीं से निर्भर करती है। थार मरुस्थल और उत्तरी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कई समुदाय पशुचारण कर अपनी आजीविका चलाते हैं और समुद्र तटीय प्रदेश के लोग मछलियों पर आधारित व्यवसाय से अपना गुजारा करते हैं। यानी कि जो थार का मरुस्थल है वो वहाँ के लोग जो है अपनी आजीविका जो है पशुचारण करके करते हैं और जो ऊपरी हिस्सा है जो पर्वतीय हिस्सा है वहाँ के लोग भी अपना आजीविका जो है पशुचारण करके चलाते हैं। और जो समुद्र तटीय प्रदेश हैं वो लोग जो है मछली पकड़कर अपना व्यवसाय करते हैं। विज्ञान और तकनीकी का लगातार विकास हो रहा है, फलस्वरूप भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों में लगातार बदलाव हो रहा है। तो लगातार जो है विज्ञान और तकनीक ने नए नए आविष्कार कर रहे हैं और इसका जो है लगातार विकास हो रहा है। तो और इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है पर्यावरण की स्थिति और उसके भौगोलिक जो स्थिति है उसमें में भी बदलाव हो रहा है। कुछ बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से मानवीय विकास के रास्ते में प्रतिकूल समस्याएं पैदा कर रही है। तो कुछ बदलाव ऐसे हैं जो पर्यावरण की दृष्टि में क्या कर रही है, समस्या भी क्या पैदा कर रही है। और इन समस्याओं के निदान के लिए ज़रूरी है कि हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संदर्भ में समझें। और जो इन समस्याओं का निदान यह है कि हमें इन समस्याओं को समझना पड़ेगा और जो है संगठित होकर सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनको समझकर इसका क्या करना होगा, निदान करना होगा। तो इस प्रकार से जो है यह इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाठ तो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आप जो है ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो एक कापी और पेन लेकर भी बैठ जाइए क्योंकि इसमें जो है बहुत से आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँ। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित पामीर की गांठ से कई पर्वत श्रेणियां निकलती है, जैसे
हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन, थ्यांग शान और हिमालय। तो आप जो है इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरा जो है पर्वतीय इलाका है, यानी जो हिमालय का जो इलाका है वो इसमें इसके अंतर्गत आता है। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालय जो पूरा पर्वत लिखा गया है वो इतने इलाके के अंतर्गत पूरा आता है। और इसमें जो है हिंदुकुश, पामीर की गांठ इत्यादि जो पर्वत श्रेणी हैं वो इसमें मुख्य रूप से आती है। और प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है और पश्चिम में अरावली श्रेणी, पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और पूर्व में पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियाँ तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान हैं। क्या ये सब देखने में एक जैसी है या एक समय में बनी है? तो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, ये अरावली श्रेणी हो गई। तो क्या ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो पठार हैं, वो क्या ये इनका निर्माण जो है एक साथ हुआ है या ये जो है एक साथ इनकी उत्पत्ति हुई है या एक ही समय में ये जो है बने हुए हैं? तो इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। संरचना, शैल समूह और भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसको जो है समझने के लिए हम इसको जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो इसमें जो है पूरा हम जो है पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है उत्तर का विशाल मैदान। तो इसमें जो है नदियों के किनारे बसे हुए मैदानों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके तीसरे नंबर में आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर आता है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इसमें समुद्र किनारे बसे हुए मैदानों के बारे में। और 5वें नंबर में आता है अंतिम में भारतीय मरुस्थल। तो इन सब 5 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो चलिए, तो पाठ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप बड़े ही ध्यान से पढ़ते जाइए और मैं आपको अच्छे से समझाने का पूरा तरह से प्रयास करता जाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हिमालय की चोटी है यही है अपना हिमालय पर्वत। तो पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातली पर बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की 2 शक्तियों की प्रमुख भूमिका है और वे हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ। तो पृथ्वी के मतलब किसी भी भूभाग और धरातली बनावट और स्थलाकृति, यानी कि जो भी धरातली बनावट बनती है या जो भी स्थलाकृति बनती है, उनमें जो है उनके बनने में 2 शक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वे कौन सी शक्तियाँ हैं? अंतर्जनित शक्ति और बहिर्जनित शक्ति। तो इनमें 2 शक्तियाँ बहुत ही काम करती है। तो आपको इनको याद रखना है कि कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के परिणाम होते हैं जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से जो है भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि का जो भी पृथ्वी के जो भी भीतर चलता है उसको क्या कहा जाता है कि अंतर्जनित, यानी कि अंदर जो भी चलता है उसको अंतर्जनित और बाहर जो चलता है उसको बहिर्जनित कहा जाता है। तो आपको इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो जो भी भूकंप, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर चलता है उसके परिणाम से जो भी धरातल में कोई भी आकृति का निर्माण होता है तो वो कौन सी शक्ति के कारण होता है? तो वो होता है अंतर्जनित शक्ति के कारण। और धरातल पर वायु, बर्फ, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है जो धरातली स्थलाकृतियों में लगातार क्या करती है? परिवर्तन करती है। उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। यानी कि जो भी बाहर के द्वारा जो भी बल से इनमें परिवर्तन होता है स्थलाकृतियों में, और जैसे कि हवा, पानी, हिम, जल इत्यादि के और तापमान इत्यादि के द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या उनमें परिवर्तन होता है, तो उनको करने वाला कौन सा बल होता है? तो वो होता है बहिर्जनित बल। तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल किसे कहते हैं। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का बाहरी आवरण, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, विभिन्न शैलखंडों से बना होता है? तो आपको इसको भी याद रखना है कि पृथ्वी का बाहरी आवरण जिसे क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार से इसमें प्रश्न भी दे सकते हैं कि स्थलमंडल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का बाहरी आवरण जो आ, जिसे क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। और ये किससे बना होता है? विभिन्न शैलखंडों से बना होता है और इन्हें प्लेट भी कहते हैं। तो आपको इतने तक का याद रखना है। पृथ्वी का धरातल 6 प्रकार के प्लेटों से और छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। तो पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों को एक एक है भारतीय प्लेट। तो इसमें जो है 6 प्रमुख प्लेटों से मिलकर जो बना है पृथ्वी का धरातल है, और इसमें से एक ऐसी प्लेट है जिसको प्रमुख प्लेट है जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय प्लेट कहा जाता है। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है, यानी गतिशील है। तो ये जो जितनी भी प्लेट हम लोग पढ़ेंगे वो जो है धीरे धीरे क्या करती रहती है, गति करती रहती है। सामान्यतः इनकी गति का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद होती है कि न केवल हम इसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट होती है वो धीरे धीरे सरकती रहती है, और इतनी मंद इतनी क्रिया होती है इसकी सरकने की कि हम उनको जो है देख तो नहीं सकते, लेकिन इसकी कल्पना जो है कर सकते हैं। ये एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर क्या है, खिसकती है। तो आप जो है सोच सकते हैं कि एक साल में, एक वर्ष में कितने कुछ ही सेंटीमीटर ये है सरकती है। तो आपको इसको याद रखना है। तो इस चित्र में जो है देख सकते हैं कि ये जो है हिमालय जो पर्वत है उसकी चोटी है। आगे चलते हैं। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। तो जो पिछले करोड़ों वर्ष पहले जो है जो भारतीय प्लेट है, जो कि प्रमुख प्लेटों में से एक है, वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है स्थित थी, और यह आकार में काफ़ी विशाल थी। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जा टकराई। यानी कि जो यह जो इसका जो आकार है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी मतलब जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जो है भारतीय प्लेट का ही हिस्सा था, लेकिन जब ये जो है खसकती गई तो बीच में से ये टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दक्षिण पूर्व और इंडियन जो प्लेट है यानी कि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर दिशा में जो है खिसकने लगी, और उत्तर में से जाकर ये कौन सी प्लेट पर टकराई, यूरोपीय प्लेट से जा टकराई। और इन दोनों प्लेटों के बीच एक बड़ा सागर स्थित था जिसे तेथिस सागर कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जब जो है इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगी और जाकर जो है यूरोपीय प्लेट से जा टकराई, तो इन दोनों के बीच जो है बड़ा सा सागर था जिसे तेथिस सागर जो है कहा जाता है। तो तेथिस सागर दोनों प्लेट बहने वाली नदियों में लाए गए अवसादों का जमाव काफ़ी समय से हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस सागर में जो है बहुत सारे अवसाद का जमाव हो चुका है, और सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5,50,00,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यानी कि उस सागर में जो है धीरे धीरे अवसादों का जो है जमाव हो रहा था, तो वो जमाव जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और इस प्रकार से जो है लगभग जो है 5,50,00,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वत की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो आपको इसको याद रखना है कि लगभग 5,50,00,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत सबसे नवीन है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत है। इसलिए क्या क्या कहा जाता है कि जो है हमारा हिमालय पर्वत है वो सबसे मतलब नवीन पर्वत है, जबकि अरावली जो है वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले क्या था, सागर की लहरें उठती थी। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय की कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पर क्या थी, पहले समुद्र की लहरें उठती थी। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी क्या है, जारी है। ये जो इंडियन जो प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, वो आज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खिसक रहा है। और हिमालय पर्वतमाला के कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी कि जो अपना हिमालय पर्वतमाला है उसके जो
साथ साथ कई उनके समांतर और कई जो है पर्वतमाला हैं। इनमें इसमें पार हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। तो इसमें जो है कई प्रकार की और श्रेणियां हैं, तो आपको इनको याद रखना है। और जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि हिमालय के अंतर्गत और कई सारी जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके अलग अलग जो है नाम हैं। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। तो ये इसमें बताया गया है कि पश्चिम से पूरब तक बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। यानी कि इसमें जो है कई प्रकार की ऊंची ऊंची इसके साथ हिमालय के साथ और अधिक भी चोटियां हैं, और जो कि नेपाल की सबसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 से ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। तो आपको इसको याद रखना है। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से भी अधिक है। इसमें धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख है। तो आपको इन सबको भी याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये जो क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो है परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। आप चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। तो आंतरिक या मध्य हिमालय हिमाचल भी कहलाता है। तो आंतरिक या जो मध्य हिमालय है वो हिमाचल कहलाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। यानी कि जो मध्य हिमालय है वो क्या कहलाता है? हिमाचल कहलाता है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का विस्तृत वहाँ तक जो है फैला हुआ है। यानी कि ये जो मध्यवर्ती जो भाग है हिमालय का, वो जो है पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान इत्यादि जो क्षेत्र है वहाँ तक जो है फैला हुआ है। और इनकी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। यानी कि जो शिवालिक जो हिमालय है, इसमें दिखाया गया है कि ये जो शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे क्या है? नीचा भूभाग है, निम्न भूभाग है। शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है, जिन्हें दून कहा जाता है। यानी कि जो शिवालिक जो श्रेणी है यहाँ का, तो इसके नीचे जो है पूरा जो है मैदानी क्षेत्र है, और ऊपर और जो है इसके ऊपरी घाट पर उत्तर की ओर समतल भूमि है, जिसे घाटी या क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है, दून कहा जाता है। और देहरादून जो है वो ऐसी घाटी है, घाटी पर बसा हुआ एक शहर है। तो जो देहरादून है वो ऐसी घाटी है, उसके बसा हुआ एक शहर है। हिमाद्री और पंजाल के बीच स्थित खूबसूरत घाटी कश्मीर घाटी है। यानी कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर हम लोग जो जानते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ही उसके बीच में एक खूबसूरत कश्मीरी घाटी है। और यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की उलर झील से होकर बहती है। तो आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि अब जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके बारे में कुछ जो है इसमें दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी का त्रिआयामी चित्र, यानी कि ये जो है पूरा पर्वतों से जो है घिरा हुआ है, और ये जो बीच में है एक मैदान जैसा दिख रहा है। तो आपको इसको देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्व पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला यानी कि पूरा जो हिमालय जो पर्वत है, और इसका जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसका पूरा जो भारत है और वहाँ के पूरे जनजीवन पर बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। यानी कि जो अपना हिमालय जो पर्वत है वहाँ से कई नदियाँ जो है निकली है। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु सबसे बड़ी नदियाँ हैं। तो आपको इनको याद रखना है कि हिमालय से
जो निकलने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो नदियां हैं वो सबसे बड़ी नदियां हैं। तीस्ता व मानस ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां हैं। तो ये जो तंत्र वाली जो नदियां ऐसी जो पूछी जाती है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये कौन सी नदियाँ कौन से तंत्र की है, ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि तीस्ता और जो मानस ब्रह्मपुत्र है वो मानस तंत्र की ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियाँ हैं। जो तीस्ता व मानस है वो ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियाँ हैं। और जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जो है सिंधु तंत्र की, और यमुना, काली, कर्णाली, राप्ती, गंडक, गोमती, कोसी ये जो है गंगा तंत्र की नदियां हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो तंत्र क्या होता है, तो आपको इतना बस याद रखना है कि ये जो है नदियां तो एक ही है, लेकिन उनके नाम जो है अलग अलग हैं। तो जैसे कि ये जो गंगा हो गया, गंगा नदी, तो गंगा को जो है काली, कर्णाली, इस प्रकार से जो है राप्ती, गंडक इत्यादि जो है बोला जाता है। तो इसी को यहाँ पर जो है तंत्र के रूप में बता दिया गया है। तो आपको इनको याद रखना है, ये जो है अक्सर परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। उत्तर भारत में बहती समस्त नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर जो है नदियाँ जो है बहती है वो जो है वो क्षेत्र जो है विशाल मैदान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये सतत बहने वाली नदियाँ सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों की जीवन धारा है। यानी कि ये जो नदियाँ हैं वो सघन आबादी के क्षेत्र में बसे हुए लोगों के जीवन धारा यानी कि उनको जीवन प्रदान करता है, उनको जल प्रदान करता है। इसी सिंधु गंगा के मैदान में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि सिंधु गंगा की मैदान की विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो जो है अफ्रीका से जब भोजन और पानी की तलाश में जब अफ्रीका से बाहर निकले, तो वे लोग जो है नदियों के पास ही रुके, और धीरे धीरे उनका जो है बसाहट इन नदियों के किनारे जो है शुरू होने लगा। और फिर जो है पूरा जो उनका जैसे समय बीतता गया तो बसाहट जो है बढ़ती गई और शहर का निर्माण होता गया। तो अब चलते हैं बर्फ़ की नदी हिमनद, यानी कि बर्फ़ से जो नदी बनती है उसको क्या कहा जाता है, हिमनद कहा जाता है। तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा होती है। यानी कि हमारे तरफ अधिकांशतः ऐसी पानी की वर्षा होती है। तो अत्यधिक जो ठंडे प्रदेश हैं या ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, तो वहाँ पर जो है पानी के स्थान पर क्या गिरता है, हिम गिरता है, यानी कि बर्फ़ गिरता है। और इस वर्षा में हिम जो है धुनी हुई रुई के तरह गिरता है, और किंतु ज़मीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। यानी कि ये जो गिरता है और गिरने के बाद सघन दबाव के कारण क्या हो जाता है, सघन हो जाता है, और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। जैसे जैसे गिरता है और उसमें जो है दबाव होते जाता है, तो ये क्या हो जाता है, कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। तो हिम क्षेत्र से बर्फ नीचे की और ढाल के सहारे खिसकता रहता है, और जैसे जैसे ये जमता जाता है तो ये जो है ढलान के सहारे नीचे की ओर खिसकता जाता है, और इस खिसकते हुए बर्फ़ों को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करना है, आप नोट भी कर सकते हैं कि हिम क्षेत्र जो बर्फ़ जो खिसकता रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, हिमनद या ग्लेशियर जो है कहा जाता है। नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर बहता है। यानी कि जो हिमनद है यानी जो बर्फ़ वाली जो नदी है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जो बर्फ़ वाली नदी है वो नदियों की तरह ही हिमनद की घाटियों से होकर बहता है। अर्थात हिमनद बर्फ़ की नदी है जिसका स्रोत हिम से क्षेत्र है। यानी कि इसमें पूरा जो है मेन क्या है, बर्फ़ इसका पूरा मेन स्रोत है। और हिमालय में अनेक हिमनद है जिनमें सबसे बड़ा क्या है, गंगोत्री है। तो आपको इसको याद रखना है कि हिमालय में जो है अनेक हिमनद हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी क्या है, हिमनद क्या है, वो है गंगोत्री। तो आपको इसको याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हैं। और इसकी लंबाई कुल 32 किलोमीटर है। खुम्बू हिमनद नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है।
यह पर्वत की चढ़ाई का लोकप्रिय मार्ग है। तो जो खुम्बू जो है चढ़ाई का लोकप्रिय मार्ग है, यानी कि जो पर्वत चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, तो ये जो चढ़ाई जो करते हैं माउंट एवरेस्ट, ऐसा जो चढ़ाई करने वाले लोगों का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। तो वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के बर्फ पिघलने लगे और उनमें उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती रही है। तो जो वायुमंडल में जैसे जैसे ताप बढ़ते जाता है तो इनकी जो बर्फ़ जो है पिघलने लगते हैं और उनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है। तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा आईएमपी क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कि जो है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नदियाँ होती है उनमें साल भर जो है पानी क्यों होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी क्यों होता है। तो शायद मेरे ख्याल से नीचे ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसका आंसर यही है कि जैसे उसमें जब बर्फ़ जम जाता है कि पर्वतों पर, तो ये जो है गर्मी पाकर जो है धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और इस कारण से जो है इन नदियों में साल भर पानी आता रहता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उनमें साल भर पानी क्यों रहता है। तो क्योंकि जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलता रहता है और जिससे इन नदियों में साल भर पानी आता रहता है। तो आपको इस प्रकार से अब इनको याद रखना है और आप चाहें तो अपनी भाषा में और भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं कश्मीरी घाटी यानी कि कश्मीर घाटी। तो चलिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी है कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं। तो समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी यानी कि पूरा जो है पहाड़ों से घिरा हुआ यह जो क्षेत्र है, जिसको क्या कहा जाता है, कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं। लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ी इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो आश्चर्य की बात तो ये है ही, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि जो नदियों के किनारे ही मैदानी क्षेत्र का जो है निर्माण होता है। लेकिन ये जो कश्मीर घाटी है, जो झेलम घाटी है, वो जो है पर्वतों के बीच बना हुआ जो मैदान क्षेत्र है। तो आप सोच सकते हैं कि जो है पर्वतों के बीच में जो है मैदानी क्षेत्र किस प्रकार से जो है निर्माण हुआ है, ये जो आश्चर्य की बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक झील थी। एक बार भूकंप के कारण पहाड़ में दरार पड़ने से झील का पानी झेलम नदी में निकला। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो मैदान है यहाँ कभी एक क्या थी, झील थी, और यहाँ भूकंप आया तो इसका जो पूरा पहाड़ में दरार पड़ने से इसका झील का पानी झेलम नदी में बाहर निकला। उस प्राचीन झील का अवशेष आज भी डल झील के रूप में मौजूद है। तो ये जो डल झील है उसके बारे में बताया गया है। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी घाटी में डल झील के किनारे बसी है। तो ये जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और ये जो है डल झील के किनारे बसी हुई है। तो आप यहाँ इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर दर्शाया गया है। और यदि इसमें देखा जाए कि बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर नाव वगैरह जो है चल रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। इसके आगे में इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगले अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यानी कि ये जो राज्य है वो बहुत ही सुंदर है और कश्मीर जो है अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है। तो जो लोग भी भारत को देखने आते हैं तो वे लोग जो है कश्मीर तो ज़रूर ही जाते हैं। डल झील में तैरते नाव जिन्हें हाउस बोट भी कहते हैं। तो जो डल झील है उनमें जो नाव तैरते हैं उनको क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। और विशेष आकर्षण है कि यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। तो ये जो डल झील है, ये जो नाव है
वो यहाँ के लोगों की आजीविका का क्या है, प्रमुख साधन भी है। और मतलब ये लोग यहाँ जो भी घूमने आते हैं उनको अपनी नाव में बैठाकर घुमाते हैं, और ये इस प्रकार से जो है इनकी आजीविका का प्रमुख ये स्रोत हैं। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शाल, केसर आदि। यानी कि यहाँ कई प्रकार के उद्योग भी हैं, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शाल इत्यादि जो है इस प्रकार के उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। अब चलते हैं कि करेवा किसे कहते हैं। यहाँ ये करेवा क्या है। तो कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। तो जो कश्मीर घाटी हम पहले भी पढ़ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि जो कश्मीर घाटी वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, और इसका धरातल तस्तरी नुमा है, जैसे कि हम चित्र 2.5 में देख सकते हैं। तो इसका जो धरातल है वो जो है तस्तरी नुमा है, जिसको हम पीछे हम लोग देखे हैं। तो हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, जिसके चारों तरफ पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था। तो हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा किए अभी। तो जहाँ जिसके चारों तरफ से जो पहाड़ियों का कई पानी जो है नदी नालों से होकर जो है आता था। ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद जैसे कि मिट्टी, गाद, क्ले आदि कई सालों तक झील में जमा रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बाहर निकल गया, और इसी पहाड़ी कागारों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए, जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत हैं। इसे करेवा कहते हैं। यानी कि यहाँ के जो खेत होते हैं उसी को ही करेवा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है शुरू से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर थी एक झील, और उस झील में जो है ये जो झील थी वो चारों ओर से जो है ये हो गया झील, और ये जो झील है वो चारों ओर से जो है पहाड़ों से जो है घिरा हुआ था। और यहाँ ये जो इस झील में जो है पानी चारों ओर से इस झील में जो है पानी आती थी। अब पानी के साथ साथ इसमें जो है मिट्टी, गाद, ग्ले इत्यादि जो अवसाद हैं वो भी आने लगे। अब जैसे जैसे इस झील में जो है पानी ये जो अवसाद हैं वो भरने लगे, तो अवसाद इसमें इकट्ठे हो गए, और जो इसका पानी है वो बाहर निकल गया। अब ये जो पहाड़ी इलाका था, तो उसमें जो है झील का पानी बाहर निकल गया, तो पहाड़ी कगारों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए लगे, जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत थी। तो इसी में जो है सीढ़ी नुमा जो खेत है वो बनाया गया, और इसमें क्या किया जाता था, अब खेती किया जाता था, और ये जो है खेती के लिए काफ़ी उन्नत है, और इसी को ही क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में इसे वुद्रा भी कहते हैं। इस सीढ़ीदार भूमि पर बेशकीमती केसर या जाफरान की खेती की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो केसर है वो सबसे अधिक इसकी खेती कहाँ की जाती है, कश्मीर में जो है किया जाता है। और ये बहुत ही क्या होता है, मतलब बहुत ही महंगी ये जो केसर होता है वो होता है। तो केसर के फूल से वर्तिकाग्र को अलग कर लिया जाता है, तथा इसकी उपयोग कई औषधियों के लिए तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में करते हैं। कश्मीरी केसर जो दुनिया भर में क्या है, मशहूर है। यानी कि जो कश्मीर का जो केसर है वो दुनिया भर में मशहूर है। और ये जो है चित्र के द्वारा देखें तो ये जो है केसर का फूल है, और ये केसर है। तो ये जो है बहुत ही महंगी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए